फर्श से अर्श तक। सुमन और रोहन की जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। एक छोटा सा लेकिन सुकून भरा घर, दो बच्चे और रोहन का चलता हुआ बिजनेस। हर सुबह सुमन पूरे प्यार से नाश्ता बनाती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और रोहन को मुस्कुराते हुए ऑफिस भेजती। रोहन भी काम पर निकलते वक्त सुमन से कहता, सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही खुशहाल जिंदगी बहुत जल्द एक ऐसी लड़ाई में बदल जाएगी जहां हर दिन सांस लेना भी भारी लगने लगेगा। एक दिन अचानक रोहन के बिजनेस में भारी घाटा हो गया। पहले उसे लगा कि यह सिर्फ एक खराब फेज है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते चले गए। कर्ज बढ़ता गया, फोन कॉल्स डराने लगे और रातों की नींद गायब हो गई। रोहन धीरे धीरे चुप रहने लगा। घर आकर वो बच्चों से बात नहीं करता था। सुमन से वो नजरें चुराने लगा। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसका हंसता खेलता पति अंदर से टूटने लगा। शुरुआत में सुमन ने सब कुछ संभालने की कोशिश की। उसने सोचा शायद रोहन थक गया है, शायद कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब रोहन का गुस्सा छोटी छोटी बातों पर निकलने लगा, जब बच्चों की हंसी उसे चुभने लगी, तब सुमन को एहसास हुआ कि बात सिर्फ पैसों की नहीं है। रोहन डिप्रेशन में जा चुका है। कई रातें ऐसी रही जब दोनों एक ही कमरे में होते हुए भी अजनबियों की तरह चुपचाप पड़े रहते। सुमन की आंखों में सवाल होते और रोहन के मन में सिर्फ एक ही बात कि मैं एक नाकाम आदमी हूं। सुमन और रोहन ने आपस में एक शांत लेकिन बहुत मजबूत फैसला किया था कि वो अपने रिश्तेदारों को कभी अपनी असली हालत का अंदाजा नहीं लगने देंगे। दोनों जानते थे कि जरा सी अगर कमजोरी दिख गई तो सहानुभूति के नाम पर सिर्फ सवाल, सलाह और ताने मिल सकते हैं। इसीलिए सुमन फोन पर बात करते वक्त अपनी आवाज में हल्की सी मुस्कान बनाए रखती और रोहन हर बार यही कहता कि काम धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहा है। किसी समारोह में ना जा पाने का बहाना कभी बच्चों की पढ़ाई बना दिया जाता तो कभी सेहत का। वो चाहते थे कि उनकी जंग उनकी ही रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि हालात से लड़ने के लिए भी आत्मसम्मान का बचा रहना बहुत जरूरी होता है। इन सब के बीच घर का माहौल और ज्यादा भारी हो गया। पैसों की तंगी, समाज का तिरस्कार और रोहन की चुप्पी सब मिलकर सुमन को भी तोड़ने लगे। कई बार दोनों के बीच झगड़े हुए। सुमन कहती, तुम ऐसे चुप रहोगे तो सब कुछ बिखर जाएगा, और रोहन जवाब देता कि अब बचा ही क्या है बिखरने को। कई बार रोहन ने खुद को बच्चों और सुमन से दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो सिर्फ घर पर एक बोझ है। लेकिन एक रात जब हालात बिल्कुल हद से गुजर चुके थे, सुमन ने रोहन के सामने पहली बार अपनी कमजोरी रख दी। उसने रोते हुए कहा कि वो भी डरती है, वो भी थक चुकी है, लेकिन अगर वो दोनों ही हार मान लेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। उस रात रोहन पहली बार खुलकर रोया। उसने माना कि वो अंदर से टूट चुका है, कि उसे हर दिन खुद से नफरत होने लगी है। उसी पल सुमन ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि उन्होंने शादी सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं की थी, बल्कि इसलिए की थी कि अगर कभी इस तरीके का बुरा वक्त आ जाए तो वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सुमन का हाथ बुनाई में बहुत अच्छा था, और उस रात के बाद सुमन ने जो पहला स्वेटर बुना था वो किसी दुकान के लिए नहीं था। वो स्वेटर उसने पड़ोस में रहने वाली शांति आंटी के पोते के लिए बनाया था, जो अक्सर ठंड में बिना स्वेटर के खेलता रहता था। सुमन ने वो स्वेटर बिना पैसे मांगे दे दिया और बस इतना कहा कि अगर बच्चे को ठीक लगे तो मुझे जरूर बताना। और 2 से 3 दिन के बाद वही शांति आंटी वापस आई, बच्चे को गोद में लिए। उन्होंने सुमन से उस स्वेटर की बहुत तारीफ करी, और इसको सुनकर सुमन की आंखों में वो चमक थी जो किसी बड़ी कमाई से नहीं आती। उन्होंने कहा, बेटी, इतना गर्म और सॉफ्ट स्वेटर मैंने बाजार में पहले कभी नहीं देखा। जाते जाते उन्होंने सुमन के हाथ में चुपचाप कुछ पैसे रख दिए,
और वही सुमन की पहली कमाई थी, थोड़ी सी लेकिन आत्मसम्मान से भरी हुई। उस स्वेटर को देखकर मोहल्ले की दो और औरतों ने सुमन से अपने बच्चों के लिए टोपी और मोजे बुनने को कहा। सुमन से पहली बार किसी ने कीमत पूछी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सुमन ने तय किया कि अब मेहनत को मुफ्त नहीं जाने देगी। उसने बहुत साधारण से रेट बताया, बाजार से थोड़ा कम, लेकिन अपने हुनर की इज्जत के साथ। उन औरतों ने बिना मोल भाव के हामी भर दी। उसी हफ्ते सुमन के पास 3 छोटे ऑर्डर और आए। वो पूरी रात जागकर बुनाई करती रही ताकि किसी का भरोसा ना टूटे। असली मोड़ तब आया जब मोहल्ले की एक स्कूल टीचर, जो सुमन के घर अक्सर बच्चों के सिलसिले में आती थी, उसने उसके हाथ का काम देखा और उस टीचर ने कहा, सुमन, अगर तुम चाहो तो मैं स्कूल की कुछ बच्चियों के लिए स्वेटर बनवा सकती हूँ। यहाँ कई बच्चों के माता पिता महंगे स्वेटर नहीं खरीद पाते। सुमन के लिए ये पहला बड़ा ऑर्डर था, 10 स्वेटर। उसके हाथ कांप गए। उसे डर था कि वो ये सब संभाल भी पाएगी या नहीं, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने घर बुलाकर 2 और औरतों को जोड़ा और उनमें अपना काम बांट दिया। और ये वही समय था जब उसका घर एक छोटे से कामकाजी केंद्र में बदल गया। सुबह बच्चे स्कूल जाते, दोपहर में औरतें आकर फर्श पर बैठती, ऊन के गोले खुलते, सिलाइयां चलती और बीच बीच में चाय की प्यालियां घूमती। सुमन हर पीस को खुद नापती, खुद सुधार करवाती और उनका एक भी धागा ढीला नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे पता था कि पहला बड़ा ऑर्डर ही भविष्य तय करता है। कुछ दिन बाद जब स्कूल के लिए बने स्वेटर दिए गए, तो 2-3 दिन बाद टीचर का फोन आया। उन्होंने कहा, सुमन, बच्चों के माता पिता पूछ रहे हैं कि ये स्वेटर कहाँ से लिए। अगली ठंड के लिए और ऑर्डर चाहिए। उसी दिन पहली बार सुमन ने ये महसूस किया कि उसका काम सिर्फ चल नहीं पड़ा है, बल्कि वो काम अब अपनी पहचान बना रहा है। उस शाम उसने रोहन के सामने पहली बार काम के पैसे रखे। रोहन ने पैसे नहीं देखे, उसने सुमन की आंखों में लौटी हुई चमक देखी। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ते गए, कभी स्कूल से, कभी पड़ोस से, कभी किसी जान पहचान वाले के जरिए। सुमन ने कभी बड़ा दावा नहीं किया, कभी झूठा वादा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा कि काम थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन तुम्हारा काम कभी खराब नहीं होगा। और यही ईमानदारी उसके सबसे बड़ी मार्केटिंग बन गई। औरतों को काम मिला, घरों में चूल्हे जले और सुमन का नाम एक भरोसे के तौर पर फैलने लगा। जब सुमन का काम थोड़ा थोड़ा चलने लगा, तब रोहन ने पहली बार उसे सिर्फ सहारा नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान की तरह देखना शुरू किया। वो अक्सर चुपचाप कमरे के कोने में बैठकर देखता रहता, कैसे सुमन हिसाब लिखती है, कैसे वो औरतों को काम समझाती है, कैसे वो हर पीस को हाथ में लेकर उसकी क्वालिटी परखती है। रोहन कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। जिस आदमी को कुछ महीने पहले खुद से नजर मिलाने में शर्म आती थी, वही अब अपनी पत्नी को देखकर गर्व महसूस करने लगा था। धीरे धीरे रोहन ने खुद में भी बदलाव महसूस किया। वो सुबह देर तक बिस्तर पर पड़ा नहीं रहता। बच्चों के स्कूल से लौटने पर उनसे हालचाल पूछने लगा। कभी कभी उनके होमवर्क में मदद करता, तो कभी बस उनके साथ बैठकर बातें करता। बच्चों ने भी पहली बार महसूस किया कि उनके पापा फिर से लौट रहे हैं। घर में हंसी बहुत हल्की थी, लेकिन असली थी। सुमन ये सब देखकर कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि रोहन को वापस लाने के लिए शब्द नहीं, बल्कि समय चाहिए। और एक शाम जब सुमन हिसाब की कॉपी में पैसे जोड़ रही थी, तो रोहन चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि सुमन ने बहुत सावधानी से कुछ पैसे अलग रखे हुए थे। रोहन ने पहली बार उससे ये पूछा कि सुमन, ये पैसे अलग क्यों रखे हैं? तो सुमन ने बिना आंख उठाए रोहन से कहा, रोहन, अगर कल फिर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कम से कम बच्चों का पेट तो खाली नहीं रहेगा ना। ये सुनकर रोहन का गला भर आया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सुमन ने खामोशी से कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रखी है। उसी रात दोनों ने बहुत दिनों बाद खुलकर बात की। रोहन ने कहा
कि वो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहता। उसने माना कि उसे फिर से कुछ करना है, छोटा, बहुत छोटा, लेकिन अपना। सुमन ने बिना हड़बड़ी के उसकी बात सुनी और रोहन से कहा कि अब हम कोई फैसला डर से नहीं लेंगे, बहुत सोच समझ कर लेंगे। फिर उसने वही पैसे रोहन के सामने रख दिए जो वो महीनों से बचा रही थी। वो रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें भरोसा बहुत था। जब रोहन ने नया काम शुरू करने का फैसला किया, तो वो किसी जोश या बड़े सपने से नहीं, बल्कि बहुत गहरी समझ और सुमन के भरोसे से आया था। ये शुरुआत बेहद साधारण थी, ना कोई बड़ा निवेश, ना दिखावा। सुमन ने जो पैसे महीनों में जोड़ जोड़ कर बचाए थे, वही उनकी पूंजी बने। रोहन ने पहली कमाई को हाथ में लेकर नहीं देखा, उसने पहले सुमन की आंखों में देखा, क्योंकि उसे पता था कि ये काम सिर्फ रोजी रोटी नहीं, बल्कि उसकी टूटी हुई पहचान को वापस लाने का रास्ता है। इस बार पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ भावनाओं पर नहीं, फैसलों पर भी टिका था। हर छोटा कदम दोनों मिलकर तय करते। रोहन किसी भी काम को शुरू करने से पहले सुमन से राय लेता, और सुमन सिर्फ हाँ ना नहीं करती थी, बल्कि पूरे हिसाब किताब के साथ सोचती थी। बच्चे भी अब इस सफर का हिस्सा बन चुके थे। कभी सामान पैक करने में मदद करते, कभी चुपचाप ये समझ जाते कि आज पापा को परेशान नहीं करना है। उस घर में अब मजबूरी नहीं, समझदारी की खामोशी थी। धीरे धीरे रोहन के काम ने रफ्तार पकड़ ली। जिस काम को लोग कभी छोटा समझते थे, वही उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसकी पहचान बनाने लगा। रोहन अब डर के साथ नहीं, आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात करता था। ऑर्डर समय पर पूरे होते, वादे निभाए जाते, और भरोसा खुद ब खुद फैलने लगा। काम बढ़ा, पहचान बनी, और कमाई भी। वो कमाई जो पहले से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो कमाई डर के बिना आ रही थी। एक दिन सुमन ने हिसाब की कॉपी बंद करते हुए बस इतना कहा, रोहन, हम वहां पहुंच गए हैं जहां से गिरने का अब डर नहीं लगता। रोहन मुस्कुराया, वही मुस्कान जो महीनों से कहीं खो गई थी। बच्चों ने भी पहली बार अपने पापा को हंसते देखा, और वो भी खुलकर। वो पल सिर्फ आर्थिक सफलता का नहीं था, बल्कि उस जीत का था जहां पति पत्नी ने एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी को फिर से खड़ा कर दिया था। सुमन ने भी अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। अब वो सिर्फ हालात संभालने वाली पत्नी नहीं रही थी, बल्कि फैसले लेने वाली साथी बन चुकी थी। सबसे मुश्किल वक्त में जब सब कुछ डगमगा रहा था, तब सुमन और रोहन ने ये नहीं पूछा कि गलती किसकी थी, बल्कि ये तय किया कि अब हम टूटेंगे नहीं। कई रातें ऐसी रही जब दोनों के पास कहने को कुछ नहीं होता था, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी ही उन दोनों के लिए काफी होती थी। रोहन तब कई बार खुद को कमजोर महसूस करता था, तो सुमन बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लेती थी, और जब सुमन थक कर बैठ जाती, तब रोहन बस इतना कह देता कि आज तुम आराम करो, मैं हूं ना। और यही छोटे छोटे पल उनके रिश्ते को और ज्यादा जोड़ते चले गए। उन दोनों के उस बुरे सफर में उनका प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, जिम्मेदारियों में दिखाई देता था। सुमन ने कभी उस वक्त रोहन को उसकी नाकामी का एहसास नहीं होने दिया, और रोहन ने कभी सुमन की मेहनत को तब छोटा नहीं समझा था। वो दोनों अब पति पत्नी से ज्यादा एक टीम बन चुके थे, जहां कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। हर फैसला मिलकर लिया जाता था, हर डर मिलकर झेला जाता था। एक का हौसला दूसरे की ताकत बन जाता था, और उन दोनों ने मिलकर अपने उस बुरे दौर को हमेशा 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 के लिए बहुत पीछे छोड़ दिया था। और यहीं आकर सुमन और रोहन की कहानी हमें एक बात सिखा जाती है, जिंदगी हर इंसान को कभी ना कभी उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ छिनता हुआ लगता है, पैसा, पहचान, हौसला। उस वक्त सवाल ये नहीं होता कि मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, सवाल ये होता है कि आपके साथ खड़ा कौन है। रोहन उस दौर में खुद हार रहा था, लेकिन सुमन ने उसे गिरने नहीं दिया।
उसने ना शोर मचाया और ना ही शिकायत की, बस चुपचाप आगे बढ़ती रही और उसी चुप्पी में एक पूरा का पूरा परिवार बच गया। ये कहानी अमीर बनने की नहीं है, ये कहानी साथ निभाने की है, क्योंकि जब पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, तब हालात चाहे जितने भी बेरहम क्यों ना हो, उन्हें झुकना ही पड़ता है। पैसा फिर भी आ सकता है, काम फिर बन सकता है, लेकिन अगर रिश्ता टूट जाए तो सब कुछ अधूरा रह जाता है। जब जिंदगी आपको हर तरफ से दबाने लगे, हर रास्ता बंद लगे और हर कोशिश बेकार दिखे, तो याद रखिए, मुश्किलें हमेशा केवल एक टेस्ट होती हैं और ये देखना कि आप कितनी बार गिर सकते हैं और हर बार उठकर आप खड़े हो सकते हैं। अगर आप अपने डर के सामने झुके बिना खड़े रहते हैं, अपनी हिम्मत नहीं खोते और मेहनत जारी रखते हैं, तो कोई भी हालात आपको हरा नहीं सकते। तो दोस्तों, रोहन और सुमन की कहानी ने अगर आपका दिल छू लिया, उनकी हिम्मत और जज्बे ने अगर आपको भी झकझोर दिया, तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और साथ ही, अगर आप भी कभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और ये कहानी आपको मोटिवेट कर गई कि हार नहीं माननी चाहिए, तो आप अपने अनुभव भी कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यही कहानी और भी लोगों तक पहुंचकर उन्हें हिम्मत दे सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।